गुड मॉर्निंग सबको। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे, गलता लोहा। ठीक है, इसके लेखक हैं शेखर जोशी। गलता लोहा जो कहानी है वो शेखर जोशी की एक चर्चित कहानी है। मतलब ये कहानी बहुत चर्चा में रही और इसमें ये बताया गया है कि जो जाति का अभिमान है, लोग अपनी जाति का अभिमान करते हैं कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं मतलब वैश्य हूँ या मैं क्षत्रिय हूँ। ठीक है, जो लोग मतलब उच्च जाति में पैदा होते हैं उन लोगों को जो अभिमान है वो बिल्कुल बेमानी है। इस चैप्टर में यही बताया गया है, वो बिल्कुल बेमानी है। ठीक है, आज की वर्तमान परिस्थितियों को देखकर जो ये जाति का अभिमान है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, और इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जो जातीय अभिमान है वो जिस प्रकार से लोहा गलता है, लोहे को जब कूटा जाता है, पीटा जाता है, तब वो गल जाता है पूरा। ठीक है, वो एक लिक्विड बन जाता है, फिर उसको मनचाहा आकार दिया जाता है। ठीक है, तो जो जातीय अभिमान है वो भी आज धीरे धीरे गल रहा है, कम हो रहा है। जो जाति का भेदभाव है वो नष्ट हो रहा है। ठीक है, अब इनका जन्म हुआ सन 1932 में अल्मोड़ा, ये जो कि उत्तरांचल में है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है। ये कहानियों का संग्रह है। इसमें इस कहानी के अलावा और भी कई सारी कहानियां हैं। एक पेड़ की याद, ये शब्द चित्रों का संग्रह है, जिसमें से किसी चीज, शब्द चित्र क्या होता है, किसी को याद करके लिखी गई रचना शब्दों के माध्यम से, और उन शब्दों के माध्यम से जो वो चित्र है वो हमारे सामने साकार हो उठता है। हम उन शब्दों के माध्यम से उन चित्रों की कल्पना करने लगते हैं। ठीक है, तो ये शब्द चित्र संग्रह है। इसमें एक से ज्यादा बहुत सारे शब्द चित्र है। सम्मान मिला इनको पहल सम्मान। पिछली सदी का जो 6वां दशक था, ये हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। मतलब इस समय युग का परिवर्तन हो रहा था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखनी शुरू की। ठीक है, जो मतलब इससे पहले जिस कहानियों को लिखने में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती थी, ठीक है, उन सबको तोड़कर कुछ नया लिखने की परंपरा शुरू हुई। ठीक है, फिर क्या हुआ, और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। जो लेखकों ने इस समय जो परिवर्तन किया कहानियों के अंदर, ठीक है, उसको, उस परिवर्तन के कारण ही जो कहानी है वो साहित्य जगत में आकर उसने अपना स्थान बना लिया। मतलब पहले जो कहानियां लिखी जाती थी उससे अधिक, उसकी तुलना में बहुत ज्यादा कहानियां लिखी जाने लगी और इन कहानियों को एक साहित्य का दर्जा दे दिया गया। फिर कह रहे हैं कि उस पूरे उठान को नाम दिया गया। जब ये कहानियां विकसित हो रही थी, कहानियों का प्रकार जो वो आगे बढ़ रहा था, उसको क्या कहा, नई कहानी आंदोलन, ये नाम दे दिया गया। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में और इस आंदोलन में जो जो श्रेष्ठ लेखक थे, ठीक है, उनमें से शेखर जोशी का स्थान बहुत ही ऊपर है। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। नई कहानी आंदोलन के लिए क्या था कि हर एक चीज को जो साहित्य क्षेत्र के अंतर्गत आ रही है उसकी प्रगति समय समय पर होती रहनी चाहिए, उनमें परिवर्तन आते रहने चाहिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन जो वर्ग है, मेहनत करने वाला है लेकिन उनके पास सुविधाएं पूरी तरीके से नहीं है, उनकी कहानियों में जगह पाता है। ठीक है, उन्होंने ऐसी बहुत सारी कहानियां लिखी है जो कि मेहनतकश वर्ग पर कहानियां लिखी है और उस वर्ग को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त नहीं है। तो ऐसे लोगों को लेकर शेखर जोशी ने कहानियां लिखी है, निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में। ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा में और बिना किसी बनावटीपन के, बिना किसी दिखावे के, वो भाषा शैली में क्या करते हैं, समाज की जो वास्तविकता है उसके बारीक नुक्तों को पकड़ते हुए, उसके एक सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को अपनी नजर में लाते हुए, उसको देखते हुए और प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन उनके समय के जो लोग थे
उनकी बहुविध विडंबनाओं, उनकी अनेक प्रकार की विडंबनाओं, समस्याओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। कैसा करने में? कि जो मेहनत कश वर्ग है, ठीक है, लेकिन सुविधाओं का जिनके पास अभाव है, ठीक है, ऐसे वर्ग की जो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, उनने क्या किया, लेखक ने क्या किया, उन समस्याओं को अपनी कहानियों में लिखा है। ठीक है, जो किसका बोध कराती है? एक तो क्यों लिखी? एक तो इनकी जो जीवन दृष्टि है, जीवन को देखने का जो नजरिया है वो प्रगतिशील है, हमेशा आगे की ओर बढ़ने वाला है, ऊपर की ओर उठने वाला है। ठीक है, और बाकी चीज है कि जो समाज की वास्तविकता है उसका इनको गहरा ज्ञान है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि शेखर जी की कहानियां विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी है। जो भी इन्होंने कहानियां लिखी वो अनेक भाषाओं में तो जिनका अनुवाद हो ही चुका है, साथ ही जो अंग्रेजी है, पोलिश भाषा है और ये रूसी में भी इनका अनुवाद हो चुका है। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाज्यू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। ठीक है, जो इनकी दाज्यू कहानी है उसमें जो चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी है, जो मतलब बच्चों की फिल्में बनाती है, ठीक है ना, उन फिल्मों में इस कहानी का निर्माण भी, मतलब इस कहानी को लेकर फिल्म बनाई भी गई है। फिर आगे कह रहे हैं कि गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है, मतलब एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है, समाज में जाति के आधार पर जो लोगों को बांट दिया गया है, ठीक है, उनको अलग कर दिया गया है, उस पर कई प्रकार से टिप्पणी ये कहानी करती है। ठीक है, और कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना कम है, इनकी कहानियों में क्या है कि ये ज्यादा मतलब हर एक चीज को बहुत अर्थ की गहराई, मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ निकालने के बजाय वो एक सामान्य अर्थों में अपनी कहानियां या अपनी रचनाएं लिखते हैं। और इनकी कहानियों में बड़बोलापन मतलब वो सिर्फ काम की बात बोलते हैं, ज्यादा बहुत बेकार की बातें नहीं बोलते। फिर आगे कह रहे हैं कि वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। वास्तव में इनकी कहानियों में क्या होती है? अर्थ की गंभीरता को, जिसको कि मतलब पाठक पढ़कर समझ सके, महसूस कर सके। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी लेखक ने यहाँ पर क्या किया है कि बहुत बढ़ चढ़कर अपनी कहानी के लिए कोई टिप्पणी नहीं की है, कोई बात ऐसी उन्होंने नहीं की है। लेकिन जब हम कहानी पढ़ते हैं, ठीक है, तब हम ये देखते हैं कि एक मेधावी, बहुत बुद्धिमान किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक है। ठीक है, ब्राह्मण है और गरीब है। वो युवक कौन है? मोहन। किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है, कौन कौन सी परिस्थितियां उसके सामने आती है और उन परिस्थितियों से गुजरते हुए वो उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जाति अभिमान बेमानी हो जाता है। वहां पर वो जाति का बंटवारा बिल्कुल भूल जाता है, वो उसके लिए कोई महत्व की बात नहीं होती है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर समाज ने क्या कर रखा है? नियम कानून बना रखे हैं कि ये शूद्र है, ये उच्च है, ये यहाँ नहीं जा सकता, ये काम नहीं कर सकता, ये वो काम नहीं कर सकता। ठीक है ना, ऐसे कई सारे नियम बना रखे हैं। उन सबको उसने क्या किया? एक ताक पर, एक तरफ हटा के, उनसे हटकर वह धनराम लोहार के आफर पर, धनराम यहाँ पर लोहार है जिसकी की दुकान है जहां पर वो लोहे से कई चीजें बनाता है, वहां पर आकर बैठता ही नहीं है बल्कि उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। ठीक है, वो भी लोहे का काम करता है और बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह, ठीक है, मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है।
जहाँ मतलब एक व्यक्तिगत क्या है, जातिगत, जाति में क्या करता है, जो मान लो सेम जाति है वहां पर एक झूठा भाईचारा दिखाया जाता है। वास्तव में वो अपने जाति वाले को भी भाई नहीं मानते हैं, ठीक है, सिर्फ दिखावा करते हैं। तो जो ये मोहन है वो क्या कह रहा है, मेहनत कश जो लोग हैं, जो मतलब मेहनत करने वाले लोग हैं, उनके साथ सच्चा भाईचारा प्रस्तुत करता है। मोहन के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि भाईचारा जो है वो सिर्फ जातियों में नहीं होता है, सामान्य मतलब सेम जाति में ही नहीं होता है। भाईचारा अपने से नीची या ऊंची दोनों जाति में दिखाया जा सकता है, लेकिन वो वास्तविक होना चाहिए, दिखावटी या झूठा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। यहाँ पर मोहन ने क्या किया, जातिगत अभिमान को एक तरफ रखकर, ठीक है, जो जातियों के आधार पर बंटवारा हुआ, ठीक है, किसी को धनराम लोहार को अपने से छोटा ना मानते हुए उसी की दुकान पर जाकर उसी का काम करता है, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि जो लोहा है, जो जातिगत रूपी जो लोहा है वो मिट गया है। आई बात सबके समझ में जो मैं कहना चाह रही हूँ सबको? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए आगे चैप्टर पढ़ते हैं, है ना। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। शिल्पकार टोला मतलब जहाँ पर जो छोटे मोटे मजदूर काम करते थे, उनका एक अलग से वर्ग था, अलग से उनकी जगह थी। तो मोहन क्या कर रहा था, जा रहा था, लेकिन वो अचानक से उस टोले की ओर मुड़ गया। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वह अनुगूंज शेष थी। उसका जो मन था उसमें क्या था, जब वो चल रहा था तो उसके पास में जो वो जहाँ पर ये शिल्पकार टोला था वहां पर धनराम लोहार था, वो लोहे को पीट रहा था, और जो उसकी गूंज सुनाई दे रही थी उस गूंज को मोहन जो था वो मन में महसूस कर रहा था, ठीक है, जिसे वो मतलब वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। ये ऐसा इसके साथ 3-4 दिन से हो रहा था। वो पिछले 3-4 दिनों से उसी रास्ते से जाता था जिसके पास में से वो शिल्पकार टोला जो है वहां पर ऐसे मजदूर रहते थे। वहीं पर धनराम के लोहे की पीटने की आवाज मोहन जो है वो डेली सुनता था। किसको पीटना? लोहे को पीटना, ठीक है, उसको वो डेली सुन रहा था। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर, निहाई क्या होता है, एक बड़ा लोहे का पट्टा और मोटा, जिस पर दूसरे लोहे को रखकर कूटा जाता है, ठीक है ना। बड़े सारे हथौड़े से उसको मतलब लोहे को गर्म करके उसके ऊपर रखते हैं, फिर उसको कूटते हैं और फिर मनचाहा आकार देते हैं। तो क्या था कि निहाई पर जो रखा हुआ लाल गरम लोहा, उस पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। मोहन क्या था, गरम लोहे पर हथौड़ी की आवाज पड़ती धप धप तो वो पहचान जाता भाई अभी लोहा गरम है और उस पर हथौड़ा चल रहा है, ठीक है। दूसरा, ठंडे लोहे पर जब चोट लगती हथौड़े से उसकी जो आवाज होती थी, उससे जो स्वर उठता था, वो भी मोहन पहचानता था, ठीक है। और निशाना साधने से पहले मतलब उस लोहे को मारने से पहले, लोहे पर बड़े हथौड़े से कूटने से पहले जो खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, मान लो वो निहाई पर अगर कोई हथौड़ी रखी हुई है तो उसको उठाने से जो आवाज आएगी, ठीक है ना, उसकी खनक जो मोहन है वो दूर से ही पहचान लेता था कि वहां पर लोहे के साथ क्या किया जा रहा है। लोहा गर्म है, ठंडा है, निहाई पर रखा हुआ है या हथौड़े को उठाने की आवाज है, वो सारी आवाजें पहचानता था, ठीक है। कब से? 2-4 दिन से, क्योंकि 2-4 दिन से उसका वहीं से गुजरना हो रहा था। फिर आगे है कि लंबे बेट वाले हसुए को लेकर वह घर से, लंबा बेट वाला हसुआ जिसका जो पकड़ने का जो डंडा होता है वो लंबा हो, जिसको आसानी से पकड़ा जा सके, और वो हसुआ होता है छोटा, मतलब फावड़ा जानते हो जिससे खुदाई करते हैं, उसका छोटा yes,
उसका छोटा रूप हसवा, ठीक है, उससे छोटा रूप, जैसे कि घास वगैरह खोदी जाती है या और कुछ कचरा निकाल दिया जाता है। करनी, हाँ वो करनी, करनी का जैसा ही होता है वो, है ना। करनी थोड़ी सी लंबी होती है, उसका आकार थोड़ा सा चौकोर सा होता है ना। करनी जैसे मजदूर काम ले लेते हैं प्लास्टर करने में, सीमेंट लगाने में, वो करनी हो गई, लेकिन उस हसवे का आकार थोड़ा सा चौकोर टाइप होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि वो उसको लेकर, उस हसवे को लेकर इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे जो उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कर आएगा। जो उसके खेत थे, उस खेत के किनारे किनारे पर छोटी छोटी कांटेदार झाड़ियां उग आई थी, और वो लंबा हसवा इसी उद्देश्य से लेकर गया था कि मैं वो खेतों के सारे किनारों को इससे साफ कर आऊंगा, झाड़ियों को सबको काट दूंगा और एक तरफ पटक दूंगा। बूढ़े वंशीधर जी जो उसके पिता थे, बूढ़े वंशीधर कौन थे? मोहन के पिता थे। उनके बूते का अब यह काम नहीं रहा। पहले तो उनके पिताजी कर देते थे, लेकिन अब वो एज में, आयु में क्या है, बूढ़े हो गए हैं, और जब बूढ़ा इंसान हो जाता है तो उसमें शक्ति की, थोड़ी ताकत की कमी हो जाती है, तो ये काम अब उनके बस का नहीं था। इसलिए मोहन वो हसवा लेकर अपने खेत की ओर जा रहा था। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, उनके पिताजी ने क्या किया था, वो पंडिताई करते थे। पंडिताई मतलब किसी के घर पे जाकर पाठ पूजा करवाना, ठीक है, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो तो वो करवाना, उसके लिए व्रत उपवास आदि खुद रखना, भगवान का नाम जपना, ये सारी, इसको हम पंडिताई कहते हैं, ठीक है। पुरोहिताई मतलब पंडिताई, ये सारा काम उन्होंने किया, और उस अपनी उस पुरोहिताई के बल पर ही उन्होंने अपने घर का पालन पोषण किया, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। अब उनका जो ये काम है पाठ पूजा करना भी अब उनके बस का नहीं रहा। जैसे वो पहले करते थे वैसा अब वो नहीं कर पाते। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं। यजमान कौन होता है? जो पंडित से काम करवाता है, ठीक है, वो उसके ऊपर, क्योंकि जो ये वंशीधर थे वो पूरी निष्ठा के साथ किसी भी यजमान का काम करते थे, उसमें कोई चूक नहीं करते थे, संयम रखते थे, ये काम करते समय वो व्रत उपवास भी रखते थे। इसलिए जो यजमान लोग हैं पूरी उनके ऊपर श्रद्धा रखते हैं, उनके ऊपर भक्ति रखते हैं, उनके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं कि यदि वंशीधर ने हमारा धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ किया तो वो जरूर सफल होगा, वो उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर, अब बुढ़ापे के कारण उनका शरीर जो है बहुत कमजोर हो चुका है, अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। अब वो जितना पहले अपनी युवावस्था में जितना कठिन परिश्रम कर लेते थे, व्रत उपवास कर लेते थे, अब उनसे नहीं हो पाता, ठीक है। व्रत में क्या होता है, व्रत में तो हम एक टाइम खाना खा सकते हैं, लेकिन उपवास में हम खाना नहीं खाते हैं, सागार वगैरह कुछ फलाहारी ऐसे कुछ फल वल खा लेते हैं, लेकिन खाना नहीं खाते। पहले तो क्या करते थे, वो सब कर लेते थे, लेकिन उनका शरीर जो है बुढ़ापे के कारण कमजोर हो गया, इस कारण ये काम वो अब नहीं कर पाते। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था। जब सुबह सुबह वो उठे, ठीक है, तो वंशीधर को ये पूरी आशा थी कि जो मोहन है वो मेरे काम में हाथ बटाएगा, मेरा सहारा बनेगा। इसलिए उन्होंने बड़ी लंबी सांस लेकर मोहन से कहा कि आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। गणनाथ उसी के गांव में कोई स्थान है, वहां पर चंद्रदत्त नाम के कोई यजमान है, उनके जाकर शिव जी का कोई पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है, वो बोल रहे हैं कि अब शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि मैं जा पाऊंगा या नहीं। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं है, और वो जगह भी क्या थी, 2 मील की चढ़ाई पर थी और सीधी थी। तो कह रहा था कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, तो ये मेरे बस का नहीं रहा। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। वो बोले कि अचानक से मैं उनको मना भी नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है।
क्यों कहा? क्योंकि उसको ये विश्वास था कि यदि मैं ऐसा कहूंगा तो मोहन मुझसे कहेगा कि पिताजी आप रहने दो, आज आपकी जगह मैं रुद्री पाठ करने चला जाऊंगा। ठीक है, इसी विश्वास को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मोहन से ये बात कही कि ये मेरा शायद ये काम करेगा, मेरा सहारा बनेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब अपन अगला जो पेज है कल पढ़ेंगे। ठीक है, बाय सबको। यस मैम। ओके बेटा, जितना पढ़ाया सब लोग पढ़ लेना। ठीक है, यस मैम।